अस्सलाम वालेकुम। मैं रमशा सुल्तान आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम सवाल जवाब में। हमारे इस प्रोग्राम में आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद सईद साहब, जो थर्बकुल में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। आपने और हमने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, ब्लॉग्स पढ़े हैं और उनके आर्ट को भी देखा है। हमने ये भी सुना है कि उनको दीन और दुनिया की बहुत सारी मालूमात है। तो आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और आपके और हमारे इल्म में इजाफा करेंगे। आइए आपको मिलाते हैं मोहम्मद सईद साहब से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सईद साहब आपने हमने आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी मेरी। खैर, ये अल्लाह का फजलो करम है कि अल्लाह ने मुझे इल्म से नवाजा है। मैं एक तालिब इल्म हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तमाम जनरल नॉलेज वगैरह से मुझे नवाजा है। जी सईद साहब, तो आज हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और आपसे उनके जवाब की तलब करेंगे और हमारे और आपके इल्म में इजाफा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, वो कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट है जिनको आज पूरी दुनिया में फादर ऑफ रोबोटिक कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले ही बॉल में आपने सिक्स मार दिया है। तो आज से 1000 साल पहले जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम था इस्माइल अल जज़ारी। इन्होंने 50 से ज़्यादा पैटर्न्स बनाए और एक बुक लिखी। वो बुक में बाकायदा ड्राइंग उसका और उसके साइजेज, उसका किस तरीके से वो काम करेगी मशीन, उन्होंने बनाया। और उस बुक का नाम है उस बुक का इंजीनियरिंग डिवाइसेस ऑफ अल जज़ारी। और आपने आपने इन मॉडलों में एक मॉडल आपका एलिफेंट क्लॉक करके है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, जिसको आज के इंजीनियर्स 2.5 करोड़ डॉलर है या रुपीस है वो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने वो मॉडल पे एलिफेंट क्लॉक बनाया और दुबई के एक मॉल में रखा हुआ है। वो अभी भी काम कर रहा है। और उनके पैटर्न्स में पानी को ज़्यादा ऊपर से ऊपर चढ़ाना, क्रैंक शाफ्ट जैसी चीज़ उन्होंने बनाई। और उन्होंने दुनिया को बता दिया कि मशीनरी से हम किस तरह काम ले सकते हैं। तो उनको यूरोप में और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में फादर ऑफ रोबोटिक के नाम से जानते हैं। बहुत खूब। तो आज हम आपसे दूसरा सवाल करते हैं, वो कौन से सहाबा है जिनका इंतकाल घने जंगल में हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, कभी कभी आप मुस्तक़बिल में पेश होने वाली बात बयान करते। तो एक दफ़ा 7 सहाबी बैठे हुए थे, तो आपने फरमाया आप सातों में से एक सहाबी ऐसे होंगे जिनका इंतकाल घने जंगल में होगा। वो तन्हा मरेंगे और अपनी ख़बर में तन्हा दफन होंगे और क़यामत के दिन अपनी ख़बर से तन्हा निकलेंगे। आप थे अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी, बहुत खूब। हमारा तीसरा सवाल है, इंडिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? इंडिया की सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम हर्षा है। बॉम्बे की एक लेडी डॉक्टर, काफ़ी कोशिश करने के बाद अल्लाह ने उनको कामयाबी दी, तो लड़की पैदा हुई। वो लड़की का नाम हर्षा रखे। और डॉक्टर का नाम है सुनीता तेंदुलकर। जी, हमारा अगला सवाल है, गन से निकलने वाली गोली की स्पीड कितनी होती है? गन से निकलने वाली गोली की स्पीड 1700 किलोमीटर की रफ्तार से निकलती है। ये 9 mm को छोड़ के उससे बड़े गोलियों का हिसाब है। और गोली निकलते वक्त बैरल से घूमते हुए निकलती है। अगर गोली घूमते हुए ना निकले तो वो निशाने पे नहीं पहुंच सकती। इसलिए गोली की रफ्तार घूमते हुए और 1700 किलोमीटर की रफ्तार से गोली निशाने तक पहुंचती है। जी, बहुत अच्छे। 1984 में नजर आने वाला धूम तारा, उसका नाम क्या है? 1984 में नजर आने वाला धुन तारा, उसका नाम था हेली, जो पिछली सदी में 2 बार नजर आया।
1912 और 1984 में नज़र आया। और साइंसदान ये समझ रहे थे कि ये आसमान पे जो भी चीज़ नज़र आती थी तो लोग उसको अगर झाड़ू की शक्ल में नज़र आए तो झाड़ू तारा बोलते थे, दुम की शक्ल में नज़र आए तो दुम तारा बोलते थे। तो वो ये समझ रहे थे जब हमारा रॉकेट स्पेस की तरफ जाता है तो उसके पीछे भी एक दुम निकलती है, तो कहीं ये दुम तारा कोई रॉकेट तो नहीं है जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की तरफ जाता है। तो 1984 में जब वो सोलार सिस्टम में से गुजरने वाला था तो 4 ममालिक के लोग, 4 कंट्रीज के लोगों ने अपने अपने सैटेलाइट बिठाए, जिसमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस और जापान, ये चारों लोग अपने अपने सैटेलाइट बिठाए ये देखने के लिए कि ये दुम तारा नहीं, कोई रॉकेट तो नहीं है, कुछ उसके विंडोज या डोर्स या कुछ लिखा हुआ है क्या, कुछ रॉकेट की शक्ल का है क्या। जब वो रॉकेट इनके दरमियान में से गुजरा तो पता चला कि नहीं नहीं, वो दुम तारा एक कॉमेट है और उसके गैसेस उसमें से निकल रहे हैं जो दुम की शक्ल इख्तियार कर रही है। लेकिन एक बात का पता चला कि उसकी स्पीड 800 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो गुजर रहा है, और वो अपना पूरा दायरा, अपना सर्कल मुकम्मल करने के लिए 72 ईयर्स लगते हैं उसको। इंशाल्लाह अब ये दुम तारा 2056 में नजर आएगा। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारा अगला सवाल है, अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरे के गोश्त में से कौन से हिस्से का गोश्त पसंद से खाना पसंद करते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरे के गोश्त में से दस्त का गोश्त पसंद करते थे। जो सामने के जो 2 पैर होते हैं उसको दस्त कहते हैं। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरा ज़बा करे और उन्होंने बकरे का सालन बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दस्त निकाल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दस्त खाए और सहाबी से कहने लगे और लाओ, तो एक और दस्त निकाल कर उन्होंने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी खाए, खाने के बाद कहा और लाओ, तो सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बकरे में तो सिर्फ 2 ही दस्त होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप ये नहीं कहते और निकालते जाते तो दस्त निकलते जाते। एक वाक़या इसी तरह जंग खंदक के वक्त हुआ था, जो बराबर एक छोटे से देख में से बराबर तमाम लोगों को खिलाया गया निकाल के। जज़ाकल्लाह। जी, बहुत खूब, माशाल्लाह। वो कौन सी कंट्री है जिसको क्लोनिंग में कामयाबी मिली और किस जानवर में मिली? दुनिया के तमाम कंट्रीज में से ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है जिसको पहले क्लोनिंग करने में कामयाबी मिली। ये लोग एक फीमेल दुम्बा, जैसा जो बकरे होते हैं, फीमेल दुम्बे पर तजुर्बा करे, काफ़ी मर्तबा मेहनत करने के बाद इनको कामयाबी मिली और वो क्लोनिंग के ज़रिए एक फ़ीमेल दुम्बा पैदा हुआ और ये फ़ीमेल दुम्बा भी 5 साल तक ज़िंदा रहा और वो भी 2 बच्चे दिए। जी, हमारा अगला सवाल है, चांद और जमीन के दरमियान कितना फासला है? चाँद और ज़मीन के दरमियान एक फासला फिक्स नहीं रहता है, वो कम और ज़्यादा होते रहता है। तो कम से कम 3,84,000 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 3,96,000 किलोमीटर होता है। और हर 100 साल में एक मर्तबा सुपर मून करके आता है जो चाँद ज़मीन से 40,000 किलोमीटर करीब आ जाता है, उसको सुपर मून कहते हैं। हाल ही में सुपर मून आया था। एक इसमें एक वाक़या ये भी हो गया, जो स्विस कैनाल में पानी का जहाज़ तूफ़ान की वजह से फंस गया था दोनों तरफ से। तो बहुत कोशिश करे, 1 हफ्ते तक कोशिश करते रहे। इधर यूरोप में ट्रैफिक जाम हो गई और इस तरफ हिंदुस्तान और तमाम मुल्कों के पानी के जहाज़ समंदर में ठहरे रहे, तो काफ़ी करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन वो शिप नहीं निकल रहा था। लेकिन
कुदरती माहौल में देखिए आप, जिस तरह तूफान से फंसा था उस वक्त सुपर मून आने की वजह से दरिया का स्थल काफी ऊंचा हो गया और उससे आसानी से वो शिप निकल गया। जी बहुत खूब। हमारा अगला सवाल है, सांप के काटने से इंसान की मौत कैसे होती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले ये समझ लो कि हर सांप जहरीला नहीं होता, हर सांप जहरीला नहीं होता। हाँ, कुछ सांप है जो जहरीले होते हैं, जैसा हमारे हिंदुस्तान में किंग कोबरा कहते हैं, जिसको नाग सांप कहते हैं, वो बड़ा जहरीला होता है। और एक वाइपर बोल के एक सांप होता है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, वो भी बहुत जहरीला होता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला सांप अफ्रीका में ब्लैक माम्बा करके होता है। जब वो मुंह खोलता है तो अंदर काला होता है, ये लंबा, काफी लंबा रहता है ये सांप और दुबला रहता। एक मर्तबा एक चरवाहा अपने गाय चरा रहा था, तो किसी गाय का पैर उसके दुम पे पड़ गया, तो वो सांप 7 गायों को डसा, 7 गाय को डसा। डसने से 7 गायों की मौत हो गई। इसके ऊपर डिस्कवरी चैनल वाले बाकायदा एक प्रोग्राम बनाकर रिलीज करे। तो ब्लैक माम्बा बहुत जहरीला सांप होता है। और एक चीज, जैसा कि आपने कहा कि सांप के काटने से इंसान की मौत कैसा होती है, जैसा अगर सांप डस ले तो उसका जो जहर होता है वो खून में मिल जाता है। खून में मिलने से जो खून में रेड सेल होते हैं वो आपस में चिपकने लगते हैं, डल्ले डल्ले बन जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। अगर वो ब्रेन के पास जाकर फंस जाए तो आदमी का नर्वस सिस्टम काम करना बंद हो जाता है। और अगर वो और दिमाग के अंदर जाके फंस जाए तो पैरालिसिस हो सकता है। और अगर हार्ट के पास आकर फंस जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है, उससे आदमी की मौत हो सकती है। और जहर से ज्यादा, जहर से कम और आदमी के घबराने से ज्यादा मौत हो जाती है। तो डॉक्टरों ने इसमें इससे बचने का एक तरीका बताया। अगर आपके पिंडली के पास सांप काट ले, डस ले, तो घुटने के पास उसको टाइट बांध ले डोरी से या कपड़े से, और उस जगह पर अच्छा धो लें, साफ कर दे, साबुन से धो ले। और सबसे पहले ये देखें कि सांप कौन सा है, ताकि डॉक्टर्स को बताएं कि इस तरीके का सांप इनको डसा है, तो ताकि इलाज करने में आसानी हो। और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि जल्द से जल्द आदमी को किसी करीबी हॉस्पिटल में पहुंचाए। जी बहुत खूब। आप तो हमारे इल्म में भी इजाफा कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छी एडवाइस भी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपसे अगला सवाल करते हैं। स्पेस में भेजने वाला टेलीस्कोप, उसका नाम क्या है? पहले इंसान जो है एक टेलीस्कोप के जरिए तारों को देखता था। बड़े से बड़े टेलीस्कोप तक लोग बना लिए, काफ़ी गैलेक्सीज और बड़े बड़े तारों को इन्होंने देखने लगा, सोलर सिस्टम को इससे समझे। लेकिन उतना साफ नज़र नहीं आ रहा था। इसकी मिसाल ऐसी दी जाती है कि ट्रेन में बैठकर किसी पहाड़ वगैरह को देख रहे हैं तो तस्वीर उतनी साफ नहीं आती, क्योंकि हम हिलते रहते हैं। तो ये लोगों ने सोचा कि क्यों ना टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा जाए, और स्पेस में से हम वो वहाँ से उसके तस्वीरें ले। तो ये लोगों ने हबल टेलीस्कोप को भेजा, और हबल टेलीस्कोप ऐसे ऐसे तस्वीर इनको लेके दिया है। साइंसदान परेशान रहे कि क्या गैलेक्सी इतनी फैली हुई है। लेकिन उसके बावजूद अब 2023 में एक दूसरा सैटेलाइट, एक जो आपके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेजे लोग, और वो तो बहुत दूर तक दिखने लगा और बहुत सारे तस्वीर वो भेजा है। उसने ये भेजा कि कुछ तारों में हरकत नजर आ रही है, लेकिन वो साफ नजर नहीं आ रहा। तो साइंटिस्ट अब ये प्रोग्राम बनाए हैं 2030 तक एक और बड़ा सैटेलाइट बनाकर, जिसमें करोड़ मिलियंस डॉलर खर्च कर कर उसको लॉन्च करेंगे। जी बहुत खूब। तो हम हमारा अगला सवाल करते हैं। मिल्की वे को ये कॉर्नर से वो कॉर्नर तक जाने के लिए कितना वक्त लगता है? मिल्की वे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा।
کیونکہ اس کو ماپنے کے لیے سائنٹسٹ جو ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ اسپیڈ چلنے والی چیز ہے روشنی، تو روشنی سے اس کا کیلکولیشن کرتے ہیں، تو ملکی وے کا یہ کارنر سے وہ کارنر تک اگر روشنی کی سفر، روشنی جس اسپیڈ سے جاتی ہے دیکھا جائے تو 1 لاکھ لائٹ ایئر کا وقت لگتا ہے، 1 لاکھ نوری سال، 1 لاکھ نوری سال لگتے ہیں یہ کارنر سے وہ کارنر تک جانے کے لیے۔ ابھی سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا سولر سسٹم ملکی وے میں کہاں پر ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ کارنر سے 35,000 کلومیٹر کے دوری پر، 35,000 لائٹ ایئر کی دوری پر ہمارا سولر سسٹم ہے، اور ملکی وے کا سنٹر جو ہے بلیک ہول سے 15,000 لائٹ ایئر قریب میں ہے۔ جی بہت خوب۔ ہمارا اگلا سوال ہے 1982 میں ہونے والا، دہلی میں جو ہونے والا ایشین گیمز ہے، اس کا لوگو کیا تھا؟ 1982 میں دہلی میں ہونے والے ایشین گیمز جس کا لوگو تھا ایک ہاتھی کا بچہ اور جس کا نام تھا اپو۔ تو ایک بات اور ہوئی ہندوستان میں، اس سے پہلے دوردرشن کے ذریعے 7 بجے تیلگو میں پروگرام شروع ہوتا تھا، کیونکہ ہم آندھرا میں تیلگو چلتی ہے ہمارے پاس، تو اور 8:30 بجے بند ہو جاتا تھا، 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا، اور ہفتے کے دن ایک ہندی فلم پرانی لگائی جاتی تھی اور اتوار کے دن ایک تیلگو فلم لگائی جاتی تھی۔ کیا اچھا زمانہ تھا، دیکھ لیتے تھے، ٹائم پہ بند کر لیتے تھے۔ آج 24 گھنٹے پکارا چالو ہے، کئی چینلز آ رہے ہیں، جب صرف ایک ہی چینل چلتا تھا، تو لہٰذا آپ کا جواب ہے ایک ہاتھی کا بچہ جس کا نام اپو تھا۔ جی ہمارا اگلا سوال ہے، قرآن شریف میں وہ کون سی آیت ہے جس میں تقریر کا ذکر کیا گیا ہے؟ قرآن شریف میں ایک آیت جس میں تقریر کا ذکر کیا گیا، اس کی تفسیر مولانا جو ہے، ابھی میرے کو نام میں بھول رہا ہوں، میں بولتا ہوں ابھی، تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسی آیت ہے جس میں تقریر کا ذکر ہے۔ تقریر کا لفظ آتے ہی 3 باتیں مل کر یہ تقریر بنتی ہے۔ ایک تو شخصیت، کون تقریر کر رہا ہے، اور مقام کہاں پر تقریر کر رہا ہے، اور وقت، کون سے وقت پہ تقریر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس کی تفسیر کرے تھے، تفصیل سے انہوں نے بیان کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ شیطان تقریر کرنے والا ہے، یہاں پر ہو گئی شخصیت، مقام، قیامت کے میدان میں تقریر کرے گا، وقت کب کریں گا، وہ قیامت کا جو 10,000 سال کا دن ہے، پہلے کریں گا، بیچ میں کریں گا، یا آخری میں کریں گا، تو بتایا جاتا ہے کہ آخری میں سب کے حساب کتاب ہو جائیں گے، آخری میں وہ تنہا چھڑا چھاٹ کھڑا رہے گا۔ اب اس کو حساب کتاب کے لیے بلانے والے ہوں گے، وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو اللہ اس کو موقع دیں گے تقریر کرنے کا، تو اس کی تقریر، اس نے کیا کیا وہ بیان کرنے والا ہے، وہ تقریر میں کیا کیا بولنے والا ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے قرآن میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں لکھا ہوا ہے، جبکہ ابھی وہ تقریر کیا نہیں، لیکن اللہ نے اس کے کاربن کاپی قرآن میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 میں رکھی ہے۔ جی بہت خوب، ماشاء اللہ۔ ہمارا اگلا سوال ہے، محمد رفیع صاحب کا وہ کون سا گانا ہے جس کو گوانے کے لیے لکشمی کانت پیارے لال جی نے ڈائریکٹر صاحب سے جھگڑا کر لیا تھا؟ کیا بات ہے! ایک بہت مرتبہ ایسا ہوا، لیکن جو ہے نا وہ گانا پتھر کے صنم فلم کا، جس میں منوج کمار تھے، تو یہ اس کا ٹائٹل سانگ تھا پتھر کے صنم۔ یہ گانا آلریڈی گوا لیا گیا تھا، لیکن لکشمی کانت پیارے لال صاحب اس سے مطمئن نہیں تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گانا محمد رفیع صاحب سے گوائیں گے، کیونکہ یہ اونچے سروں کا گانا ہے، یہ دوسرے لوگ نہیں گا سکتے۔ ڈائریکٹر صاحب نہیں مان رہے تھے، منوج کمار بھی نہیں مان رہے تھے، لیکن یہ ضد پہ اڑ گئے، یہ گانا اگر گوانا ہے
تو محمد رفیع صاحب سے گوانا ہے, نہیں تو نہیں گوانا ہے. تو پھر محمد رفیع صاحب سے یہ گانا گوایا گیا, پتھر کے صنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا. بتاتے ہیں یہ گانا اس فلم کی کامیابی کا ایک ذریعہ بنا جائے. اسی طرح ایک اور گانا ہاتھی میرے ساتھی کا, جو ہاتھی مر جانے کے بعد وہ گانا ہوتا ہے نفرت کی دنیا میں, تو وہ گانا آلریڈی کشور کمار سے گوا لیا گیا تھا, لیکن اس میں بھی لکشمی کانت پیارے لال نے محمد رفیع صاحب سے ہی وہ گانا گوایا. تو وہ بھی جو ہے فلم کے آخری میں وہ گانا آتا ہے تو لوگ تھیٹر سے روتے ہوئے نکلے. وہ گانا بھی فلم کی کامیابی کا سبب بنا. جی بہت اچھے. ہمارا اگلا سوال ہے, راکٹ کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیے ہمارے ہندوستان میں الحمدللہ ہمارے جو سائنٹسٹ تھے, راکٹ سائنٹسٹ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب, جو راکٹ کا انجن بنائے تھے GSLV, تو اس کی اسپیڈ 20,000 to 25,000 تک ہوتی ہے. تو لیکن امریکہ کا جو راکٹ ہے اس کی اسپیڈ ہے 30,000 کلومیٹر. مارس تک جانے کے لیے ہم کو 9 مہینے لگے اور امریکہ اس کو 6 مہینے میں مکمل کرتا ہے. اور زمین سے جب یہ لانچ ہونے والا ہوتا ہے راکٹ, آج کل تو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی, تو اسپیس کرافٹ جو ہوتا ہے تو شٹل کولمبیا, اس میں 7 لوگ بیٹھ کر سفر کرتے ہیں. تو ایک ہی جھٹکے میں 30,000 کی اسپیڈ پکڑتا ہے, تو اس لیے آدمی کا بلڈ کا سرکولیشن ہٹ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو سلا کر, پیٹھ کے بل لٹا کر, اس کے گھٹنے پیر کی طرف رکھ کر اس کو اڑاتے ہیں. تو 7 لوگ اس میں بیٹھ کے جاتے ہیں. تو پلاسٹر آف پیرس میں اس کو پیٹھ کا اس کا ایک سانچہ بنا کر سیٹ اسی طرح بنائی جاتی ہے, ورنہ انسان کے ہڈیاں ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میرے کو ناسا جانے کا موقع ملا, اور میں ناسا میں بہت سارے چیزیں میں نے دیکھا ہے, اور وہ راکٹ میں بھی میں نے اندر گیا, جو اسپیس کا جو شٹل کولمبیا ہے تو اسپیس کرافٹ, اور وہاں تک اندر گیا جہاں پر پائلٹ بیٹھتے ہیں, جہاں پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے, اور بہت سارے چیزیں میرے کو وہاں دیکھنے کا موقع ملا. جی بہت اچھے, ماشاء اللہ. ہمارا اگلا سوال ہے, ہاتھی کے پوسٹ مارٹم کے وقت ڈاکٹرز کو وہ کون سی چیز حیران کر دینے والی ملی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ. جس طرح انسان کا بھی پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, مرنے کے بعد وہ کس طرح مرا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں, ابھی معاف کرنا, تو اسی طرح جانوروں کے بھی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں, دیکھنے کے لیے اس کے اندر کے اعضاء کیسے ہے, اس کے پارٹ آف باڈی کیسے ہے. تو نارمل طریقے سے اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے, تو ان کو ایک عجیب و غریب چیز ملی. ہاتھی کے سامنے کے پیروں میں سے رائٹ کی طرف کا سیدھا پیر, جو سیدھے پیر کے تلوے میں سے اس کے باٹم میں ایک سینسر ہے, اور وہ سینسر کا ایک رگ جو ہے سیدھا آپ کو دماغ تک جا رہا ہے. تو سائنٹسٹ پریشان تھے یہ رگ آخر کام کیا کر رہی ہے. تو ان کو یہ اندازہ ہوا, ہو سکتا یہ زمین کے کمپن کو پہچاننے کے لیے وہ رگ جو ہے بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی سیفٹی کے لیے. تو لہٰذا یہ لوگ, یہ جانور کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ ایک ہی راستے سے جاتے ہیں آتے ہیں, تو اس کے راستے پر کھود کر کمپن پیدا کرنے والی مشین لگا کر زمین کو سخت کر دیا مٹی ڈال کر, اور دور بیٹھ کر وہ لوگوں نے جائزہ لینا شروع کیا. تو ایک ہاتھیوں کا جھنڈ وہاں سے آنے لگا. جب یہ اسٹارٹ کر دیے, زمین میں وائبریشن پیدا ہونے لگا, تو ہاتھی جو بڑی ہتھنی ہوتی ہے وہ اپنے قبیلے کی سردار ہوتی ہے, قافلے کی, تو وہ ایک آواز نکالی اور اپنے دونوں پیر ایسا پھیلا کر ٹھہر گئی, کیونکہ ہاتھی کا وزن 5 ٹن سے 8 ٹن تک ہوتا ہے. اگر وہ جھٹکے سے گر جائے تو اس کے پھسلیاں ٹوٹ کر اس کے باڈی کے اعضاء میں گھس جا سکتے ہیں, وہ مر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے چھوٹے زمین کے اندر کے جھٹکوں کو پہچاننے کے لیے ہاتھی کو
वो रक्त से नवाजा है। और फिजिक्स जो होती है, कुदरत ने हर एक चीज में अपनी फिजिक्स उसको बताया है। एक मिसाल मैं देता हूँ, हाथी के 4 पैर घुटनों के पास से निकाल कर हम एक ताजा तरोताजा ताकतवर हिरन के 4 पैर उसको लगा देंगे, तो क्या हाथी चल सकता है? खड़े भी नहीं सकता, क्योंकि उसके वजन से या तो वो पैर जमीन में धंस जाएंगे या चकनाचूर हो जाएंगे। और वो हाथी के निकले हुए पैर अगर हिरन को लगा दे तो पुदक पुदक के चलने वाला हिरन अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। देखिए आप, अल्लाह के हर एक चीज में फिजिक्स कैसा किस तरह से है, आप उसको समझ सकते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हमारा अगला सवाल है, पहले स्विस कैनाल बना या पनामा कैनाल? पहले स्विस कैनाल बना। जो आईफल टावर जो बनाए वो कंपनी वाले स्विस कैनाल को बनाए। ये स्विस कैनाल बनाने से, रेड सी में है ये, यूरोप और यूरोप के तमाम कंट्रीज और उसमें बनने वाला सामान हिंदुस्तान को जल्द से जल्द आने लगा, कम से कम खर्चे में आने लगा, और बहुत सारे चीज़ों के रेट कम हो गए। और अंग्रेज जब हिंदुस्तान में हुकूमत करता था तो अंग्रेज को इंडिया से सामान ले जाने में आसानी हुई, और वहाँ से हथियार वगैरह लाने में आसानी हुई। तो पहले सुइस कनाल बना, और ये आईफल कंपनी वालों ने बनाया। और फिर ये लोगों ने पनामा कनाल बनाने के लिए कोशिश करे। काफ़ी कोशिश के बाद, काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद, कई लोगों का उसमें मौत हो गई, क्योंकि वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा थे। उस ज़माने में मच्छर, मलेरिया मलेरिया होना मौत का वो था। अगर मलेरिया हो जाए तो आदमी मर जाता था। कई लोग मर गए उसमें। कई करोड़ रुपया खर्च करने के बाद फ्रांस एक दिवालिये के उसमें आ गया था, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया वो काम। बाद में अमेरिका वालों ने पनामा कनाल को बनाया, क्योंकि ऊपर जो है एक बहुत बड़ी झील है, लेकिन समंदर के से 40 किलोमीटर ऊपर है। तो उन्होंने 10-10 फीट के 4 बैरक बनाए। पानी के जहाज़ों को पानी में फुल करके ऊपर उठाते हैं 40 फीट तक, और फिर वो झील में छोड़ देते हैं। फिर उतारते वक्त उसी तरह 4 स्टेप पर उतारते हैं। तो इस तरह पहले सुइस कनाल बना, बाद में पनामा कनाल बना। जी बहुत अच्छे। हमारा अगला सवाल है, ग्रेविटी और वेलोसिटी में क्या फर्क है? ग्रेविटी किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींचती है, जमीन के की कशिश अपने पास खींचती है, लेकिन वेलोसिटी वो भी जमीन की कशिश का ही हिस्सा है। समझ लो दोनों आपस में बहने हैं। ग्रेविटी नीचे खींचती है और वेलोसिटी सामने खींचती है। मैं इसकी आपको एक मिसाल दूंगा। एक कार बहुत रफ्तार से जा रही हो और उसने फौरन जो है लेफ्ट की तरफ मोड़ दिया, तो कार अचानक मोड़ने से मुड़ नहीं सकती, क्योंकि वो कुलाटियां खाते खाते सामने की तरफ जाएगी। तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी सामने से खींचती है। अगर आपको रफ्तार में जाकर मोड़ना है तो उसके रोड एक बड़ी टर्निंग लेना पड़ेगा, और उसके रोड ऐसा क्रॉस उठी हुई रहती है ताकि वेलोसिटी की ताकत कार को रोक ना सके, इसलिए आसानी से ऐसा कार निकलती है। जी बहुत अच्छे। हमारा अगला सवाल है, वो कौन से बादशाह थे जिसने 5 टन सोना इंडियन गवर्नमेंट को गिफ्ट की तरह दिया था? हैदराबाद के, हमारे हैदराबाद के, क्योंकि हम लोग हैदराबाद के हैं, नवाब मीर उस्मान अली पाशा। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान के वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री थे, तो चाइना का जब वार आया 1962 में, तो काफ़ी पैसों की कमी पड़ गई। तो उन्होंने मीर उस्मान अली पाशा से कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो उन्होंने 5 टन सोना इंडियन गवर्नमेंट को दिया है। आज भी पूरे वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड बना हुआ है, किसी ने किसी अब कंट्री को जो है इतना बड़ा तोहफा नहीं दिया। और इसमें पीछे बात ये भी है, बाद में मीर उस्मान अली ने लाल बहादुर शास्त्री साहब को फ़ोन करके कहा, भाई मैंने सोना आपको दिया है, वो पेटियां मुझे वापस करो, ये मेरे बाप दादा की निशानी है। जी जी बहुत अच्छे। अब हम आपसे एक ये सवाल करते हैं कि ये शेर मुकम्मल कीजिए, ए ताहिर लाहौती। ये शेर मुकम्मल कीजिए, और ये किसका शेर है वो भी बताइए आप।
یہ شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے یہ شعر کہا: اے طاہر لاہوتی، اس رکس سے موت اچھی جس رکس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس کی تفسیر بہت بڑی ہے، لیکن وہ ایسا رکس کھائے اور اتنا ہی رکس کھائے جس سے آدمی کام کرنے کے قابل ہو. تو انہوں نے کہا کہ پرندہ اگر ضرورت سے زیادہ کھا لے، وہ اڑ نہیں سکتا، تو سمجھ لو اس کی موت ضروری ہے. جی جی، یہ ہمارا اگلا سوال ہے، وہ کون سے 4 نبی ہے جو باپ، بیٹا، پوترا اور پڑ پوترا ہے؟ جی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام جو وہ بھی نبی تھے. جی، ہمارا اگلا سوال ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ سے مدینہ کتنے دن میں سفر کیا کرتے تھے؟ مکہ سے مدینہ تقریباً 400 کلومیٹر ہے، 400 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے. تو اس زمانے میں دن بھر میں ایک قافلہ اونٹوں پر پیدل چلتے ہوئے 50 کلومیٹر کا سفر کرتے تھے. تو مکہ سے مدینہ 8 سے 9 دن میں سفر کیا کرتے تھے. جی، ہمارا اگلا سوال، ہمارے اگلے سوال میں 2 سوال ہے. پہلے سوال میں ہے کہ وہ کون سے پیغمبر ہے جو پیدا نہیں ہوئے اور ان کا انتقال ہوا، اور دوسرا ہے وہ کون سے پیغمبر ہے جو پیدا ہوئے پر ان کا انتقال نہیں ہوا؟ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور روح پھونک کر آپ کو پیدا کیا، آپ کو بنایا، پیدا نہیں ہوئے وہ کسی سے، اور ان کا انتقال ہوا. دوسرا آپ کا جو سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے لیکن ان کا انتقال نہیں ہوا، کیونکہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. قیامت کے قریب وہ اپنی عمر کو مکمل کرنے کے لیے زمین پر دوبارہ آئیں گے. جی، بہت اچھے. ہمارا اگلا سوال ہے، فلم شعلے میں گبر سنگھ کے والد کا نام کیا تھا؟ فلم شعلے میں گبر سنگھ کے والد کا نام بالکل ایک مرتبہ لیا گیا، تو وہ تھا ہری سنگھ. تو جب سنجیو کمار گبر سنگھ کو پکڑ کر لاتے ہیں تو عدالت میں ایک فیصلہ ہوتا ہے، اس میں جج صاحب کی آواز میں یہ بتایا گیا: تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم گبر سنگھ ولد ہری سنگھ کو 20 سال کی سزا دی جاتی ہے. جی، بہت اچھے. اس کو تو شاید کسی نے بھی نوٹس نہیں کیا ہوگا، یہ سوال بھی کسی کو ذہن میں نہیں آیا ہوگا. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر کسی کو ذہن میں بیٹھ جائے گا. اب ہمارا اگلا سوال ہے، امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے وہ کون سے 4 باتیں بتائی ہیں؟ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ انسان کی زندگی کے 4 اسٹیپ پر اپنے 4 باتیں بتائی ہے کہ 20 سال میں جو خوبصورت نہ ہو، 30 سال میں جو طاقتور نہ ہو، 40 سال میں جو عقل مند نہ ہو، اور 50 سال میں جو دولت مند نہ ہو، اب اس کے بعد اس سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی. پھر انہوں نے اس کی تفصیل میں سمجھایا کہ انسان کا 20واں سال خوبصورتی کا سال ہے، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، نکٹا ہو، چپٹا ہو، وہ اپنی خوبصورتی 20ویں سال میں بتائے گا. آپ دیکھیں گے افریقہ میں جائیں گے تو کالے ملیں گے، لندن میں جائیں گے تو گورے ملیں گے، اور چائنا میں جائیں گے تو چپٹے ملیں گے. تو 30 سال میں جو طاقتور نہ ہو، انسان کی ریڑھ کی ہڈی 30 سال میں مکمل ہوتی ہے. تو انسان 30واں سال اس کا طاقت کا سال ہے. اگر 30ویں سال میں وہ محنت نہ کر سکے تو اس کے بعد وہ کیا محنت کریں گا. 40 سال میں عقل مند نہ ہو، انسان دھوکے کھا کے، دھکے کھا کے جو ہے وہ ہوشیار ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے. اگر کوئی 40 سال میں ہولے شولے فیصلے کرنے لگا تو اس سے بعد میں کیا امید کریں گے. چوتھی بات ان کی یہ ہے کہ 50 سال میں جو دولت مند نہ ہو، یہ مقدر سے تعلق رکھتی ہے یہ بات، لیکن انہوں نے کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو انہوں نے بتایا کہ 50 سال آنے تک آدمی اپنا کچھ
इनकम ऑफ सोर्सेस, आमदनी के ज़रिए बना ले, कुछ घर बना ले या कुछ दुकान बना ले, कुछ किराए आए जैसा कर ले, बच्चों को पढ़ा के काबिल बना ले, ताकि वो काम ना कर सके भी तो उसका गुजारा हो। अगर वो कहता है कि 50वें साल में मैं एक साइकिल का कारोबार करना चाह रहा हूँ, तो अब क्या करते, अब तो खबर में पैरा लटक रहे। तो इस तरह उन्होंने जिंदगी के 4 पॉइंट बताए हैं। तो आप भी अपने अपने उम्र के हिसाब से देख लें कि हम कौन से हिस्से में हैं और हमसे कौन सी बात हो रही है या नहीं हो रही है। जी बहुत अच्छे। हमारा अगला सवाल है, प्रकार कितनी डिग्री में फिरता है 0 to? प्रकार 0 to 360 डिग्री में घूमता है, क्योंकि प्रकार जो है डिवाइडर सिविल में भी काम में आता है, मैकेनिकल में भी काम में आता है, और इसमें सबसे ज़्यादा 90 डिग्री काम में आती है। 90 डिग्री को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सिविल में भी मैकेनिकल में। जी हमारा आखिरी सवाल है, प्लेन की स्पीड कितनी होती है? देखिए, प्लेन की स्पीड इसमें एक होता है डोमेस्टिक एयरलाइंस और एक होता है इंटरनेशनल एयरलाइंस। डोमेस्टिक एयरलाइंस 600 से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो 900 से 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। अभी इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ये तो बोइंग 747 है, जो 420 आदमी या 430 आदमी मलबे के साथ, उनके अमले के साथ में उड़ता है। ये अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग करा हुआ है, बोइंग 747। लेकिन अभी एयरबस वालों ने A380 बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज है, जिसमें 850 लोग सफ़र करते हैं। डबल फ्लोर है वो, आराम से। तो एयरबस है वो, A380 फ्रांस में बनता है। ये तकरीबन यूरोप के कई मुल्कों वाले इसके सामान को बनाते हैं और इसको असेंबल करते हैं फ्रांस में। तो ये भी जो है 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है, और बिना रुके ये प्लेन ऐसे है जो 20,000 किलोमीटर तक, जैसा कि अमेरिका तक जो है, दुबई से अमेरिका तक या हैदराबाद से अमेरिका तक नॉन स्टॉप ये प्लेन जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए और मुझे इस सवाल के जवाब देने का मौका मिला। ये अल्लाह का फजल करम है। अल्लाह ने मेरे को ये इल्म से नवाजा है। मैं एक तालिब इल्म हूँ। हाजा मिन फजल रब्बी, दिस इज बाय द ग्रेस ऑफ माई अल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छे। आज हमारे जनरल नॉलेज में, हमारी इस्लामिक नॉलेज में, हमारी साइंटिफिक नॉलेज में भी एक बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हम आज का शो हमारा यहीं ख़त्म करते हैं, और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे शो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।